हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। और फ्रेंड्स, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। RO, ARO, UPPCS, सुपर टेट या जो सीटेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए, या टेट वगैरह पेट सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन है। और सामान्य अध्ययन में जैसे हम पहले बात कर चुके हैं पाषाण काल की, फिर वैदिक काल की, अब हमारा टॉपिक चलने वाला है बौद्ध धर्म। फिर इसके बाद आएगा जैन धर्म, फिर आएगा शैव धर्म। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से। तो हम पहले पाषाण काल के क्वेश्चन आंसर और उसकी थ्योरी जान चुके हैं, वैदिक काल के क्वेश्चन आंसर उसकी थ्योरी जान चुके हैं, और अब हम कुछ क्वेश्चन बौद्ध धर्म के ले रहे हैं। बौद्ध धर्म की थ्योरी से पहले की वीडियो है, उसमें बता दिया जो महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं वो हमने बता दिए हैं इसके पहले की वीडियो में। तो जो लोग नए हैं वो पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी कुषाण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा मौर्य। मौर्य। अब हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बशाड़ स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी राम पूर्वा स्तंभ अभिलेख, डी रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख। और हम इसकी पहले व्याख्या देख चुके हैं, तो आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा, रुम्नदेयी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है 3। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ए त्रिपटक, बी बुद्ध धम्म संघ, सी शील समाधि संघ, डी सत्य अहिंसा करुणा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। अब थोड़ा जैन धर्म की व्याख्या देख लेते हैं। जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं जैन धर्म के, उसके बाद करवाएंगे फिर उसके क्वेश्चन आंसर, फिर आपको आंसर देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैन धर्म, तो इसके पॉइंट है इन्हें देख रहे हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला पॉइंट है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला पॉइंट
महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है, इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अगला पॉइंट है, 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अगला पॉइंट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष का नाम है, साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान, कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वह कैवलिन कहलाए। जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो पूर्ण ज्ञान, कैवल्य का अर्थ था पूर्ण ज्ञान, और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस इंसान को कहा जाता था कैवलिन। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला पॉइंट है, जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट है, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बाबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म से हैं, फिर देखेंगे जैन धर्म वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? ए शतानीक, बी उदयन, सी बौद्ध, डी निच्छु। इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा उदयन। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन के पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। अगला पॉइंट है 5, प्रथम बुद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस ने किया? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी मोग्गलीपुत्र, डी उपाली। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा बी महाकश्यप। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध परिषद, इस मतलब कोष्ठक में इसको प्रथम बौद्ध परिषद कहेंगे। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक 2
पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी परिषद कहेंगे, संगीति यानी परिषद हुई थी। ए कनिष्क के शासनकाल में, बी अशोक के शासनकाल में, सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, डी मेनांडर के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कनिष्क के शासनकाल में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए व्याख्या आपने देख ही ली है तो आंसर देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, डी काशी वाराणसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। यहाँ पर वैशाली वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। स्पर्श ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी वर्धन काल से, डी राजपूत काल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल से। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन है, ए बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ए आनंद, बी वसुमित्र, सी गौशार, डी सुभद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्र, डी। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ए शौतांत्रिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक, डी योगाचर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी माध्यमिक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ए विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी
चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। अगला पॉइंट है सी, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है बी, चैत्य तथा पूजा स्थल, चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 12, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ए, सांची में, बी, नालंदा में, सी, राजगृह में, डी, पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सी, राजगृह में। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बैधरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है 13, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। ए, पीतलखोरा में, बी, जुन्नार में, सी, कारले में, डी, बैडसा में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है सी, कारले में, कारले में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कारले में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। ए, बिहार में, बी, उत्तर प्रदेश में, सी, बंगाल में, डी, गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का डी, गुजरात में। गुजरात में वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, लकुलिस आजीवक, बी, नागार्जुन शून्यवाद, सी, भद्रबाहु पाशुपत, डी, गौशाल जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो मिलाते हैं, जैसे ए का तीसरा है लकुलिस यानी पशुपत, बी का दूसरा नागार्जुन शून्यवाद, सी का चौथा भद्रबाहु जैन, डी का पहला गौशाल आजीवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और अब देखते हैं इसकी सही से व्याख्या। ये लकुलिस, पशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गौशाल आजीवक।
अब बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए हैं। अब देखते हैं जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए पहला पॉइंट है अभिनंदन, दूसरा पॉइंट है बिमलनाथ, तीसरा मुनि सुब्रत नाथ, चौथा पद्म प्रभु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसे क्रम में लगाने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं, पहले हैं ऋषभनाथ, दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे शंभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें हैं सुमतिनाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, नौवें हैं पुष्पदंत सुविधिनाथ विकाय ने, 10वें हैं शीतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वासु पूज्य, 13 बिमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुंथुनाथ, 18 अरनाथ, 19 मल्लिनाथ, 20 मुनि सुब्रत, 21 नमिनाथ, 22 नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, 23 पार्श्वनाथ, 24वें हैं महावीर स्वामी। 23 और 24 और पहले इनको ज़्यादा पूछा जाता है और पार्श्वनाथ को भी पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस एक साइड में स्थल, दूसरे संबंधित तीर्थंकर। ए श्रावस्ती, ऋषभनाथ, बी काकंदी पद्म प्रभु, सी अयोध्या सुविधनाथ, डी पभोसा शंभवनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं विस्तार से। श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ पुष्पदंत, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोषा पद्म प्रभु। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ए स्वरसिक्का, बी पलाशनी, सी गंगा, डी ऋजुपालिका। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा डी ऋजुपालिका। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे कैवलिन कहलाए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी देवी पाटन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी। व्याख्या देखते हैं। कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध
तीर्थ स्थलीय महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ उन अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषताराम विहार था। घोषताराम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभासगिरी है जो 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। पद्म प्रभु से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। कल से देखेंगे मौर्य साम्राज्य। अगली वीडियो में मौर्य साम्राज्य। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें।